भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1996 में पार्लियामेंट पेसा और एक्सटेंशन एक्ट लेके आता है 5th शेड्यूल एरियाज के लिए। इस एक्ट को ट्राइबल लेजिस्लेशन और ट्राइबल गवर्नेंस का बैकबोन कंसिडर करा जाता है। पहले इस एक्ट की बैकग्राउंड देखते हैं कि ये एक्ट आता क्यों है। जब ऑलरेडी एक 73rd अमेंडमेंट आ चुकी थी तो इस एक्ट की अलग से क्या जरूरत पड़ती है। अभी जितना भी डेटा मैं बताऊंगी या फैक्ट्स बताऊंगी वो सारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से है। सो सारा वो एक्चुअल डेटा है, उसको आप नोट कर लें। प्रीलिम्स के लिए भी एंड मेंस के लिए भी, आंसर राइटिंग के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है ये डेटा। सो स्टार्ट करते हैं पेसा एक्ट और एक्सटेंशन एक्ट। आदिवासी पॉपुलेशन, जिसको ट्राइबल पॉपुलेशन भी बोलते हैं, हमारे इंडियाज में ये लोग सेंचुरीज से एग्जिस्ट कर रहे थे, बट मेन स्ट्रीम इंडियाज के साथ, प्लेन एरियाज के साथ इनका टच हमेशा से ही कम था। फिर जब ब्रिटिशर्स इंडिया को कॉलोनाइज करते हैं तो इनकी जो सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम है, अपनी खुद की कम्युनिटीज को, अपने विलेजेस को ये ट्राइबल पॉपुलेशन अलग से ही चला रही थी। इनका अलग से गवर्नेंस सिस्टम था अपनी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के बेसिस पर। बट जब ब्रिटिशर्स इंडिया को कॉलोनाइज करते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को ग्रैब करने के लिए ब्रिटिशर्स इस सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम को काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है एंड लोकल गवर्नेंस के लिए, पंचायत के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। सारी स्टेट्स के ऊपर ये ऑब्लिगेशन लगा दी जाती है कि विलेजेस के लिए एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सेटअप करा जाएगा। विलेजेस के लिए ये पीआरआई तो आ जाते हैं डिफरेंट स्टेट्स में, बट ट्राइबल और आदिवासी कम्युनिटीज के लिए ये इतने यूजफुल नहीं रहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कस्टम्स थी, उनकी अपनी ट्रेडिशंस थी, अपने उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जिनके बेसिस पर वो अपनी खुद की सेल्फ गवर्नेंस ऑलरेडी कर रहे थे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 8.2% जो है वो आदिवासी पॉपुलेशन है और ट्राइबल पॉपुलेशन है। लेकिन ये पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड लोग हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में। 3 टाइप्स में आदिवासी लोगों को डिवाइड करा गया है। एक तो हिल ट्राइब है। ये सारा डेटा प्लीज नोट कर लें, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एक ग्रुप है इनका हिल ट्राइब्स का, जिनके पास देखिए लैंड की जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा, सारी जो एक्सेस होगी वो इन हिल ट्राइब्स के पास ही होगी। ग्राम सभा के पास सारे पावर होंगी इससे रिलेटेड। देन एक अलग ग्रुप आता है आदिवासी का, जिसको सेमी नोमैडिक प्लेन ग्रुप बोलते हैं। जो हिल ट्राइब्स हैं ये तो मेनली हिली एरियाज पर ही रहती हैं, माउंटेनस एरियाज पर रहती हैं। लेकिन जो सेमी नोमैडिक प्लेन एरियाज में जो ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, ये कभी कभी माउंटेनस एरियाज में चले जाते हैं ये लोग, एंड कभी कभी ये लोग प्लेन एरियाज में भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनको नोमैडिक लोग भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रेवल करते रहते हैं। देन एक लास्ट ग्रुप है आदिवासी का नोमैडिक पॉपुलेशन का। देखिए नोमैडिक का मतलब ही यही होता है कि एक जगह पर सेटल ना होके रहने वाला, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक घूमता ही रहता है। सो जो थर्ड ग्रुप है नोमैडिक पॉपुलेशन का, ये ट्राइबल लोग हमेशा अपनी जगह को चेंज करते रहते हैं। तो आप इस कैटेगराइजेशन से ही अंदाजा लगा सकते हो कि क्या इनका जो गवर्नेंस सिस्टम होगा, जो इनके ट्रेडिशंस होंगे, वो मेन स्ट्रीम इंडिया के जैसे हो सकते हैं? नहीं। अगर ये लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते हैं, कुछ लोग हिली एरियाज में रह रहे हैं, इनके अपने ट्रेडिशंस होंगे, अपना इनका कल्चर होगा। तो जो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से, वो इन एरियाज के लिए एप्लीकेबल नहीं था। अगर अप्लाई करा भी जाता इन एरियाज के ऊपर, ये पीआरआई एक्ट जो अगर एक्सटेंड करा भी जाता, तो उसके लिए कुछ चेंजेस ही करने पड़ते, एंड वो चेंजेस ही आते हैं थ्रू पेसा एक्ट। अब थोड़ा सा डेटा और है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर ही दिया गया है। मोर देन 40.1% पॉपुलेशन जो ट्राइबल एरियाज की है वो डिस्प्लेस्ड लोग हैं। देखिए अगर ये नोमैडिक हैं, एक जगह पर नहीं रह रहे हैं, अगर गवर्नमेंट इनके रिसोर्सेज को यूज कर रही है तो इनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो मोर देन 40.1% पॉपुलेशन ट्राइबल जो है वो डिस्प्लेस्ड है, उनके पास प्रॉपर घर नहीं है रहने के लिए। एंड ऐसे ही जो 45.86% ट्राइबल पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं। 63.71% ट्राइबल लोग ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी कंडीशंस में रह रहे हैं, उनके पास प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर कम्युनिकेबल डिसीजेस बहुत ज्यादा फैलती हैं। ऐसे ही अराउंड 63.5% ट्राइबल पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी का ही एक्सेस नहीं है। अगर विलेजेस के आप
प्लेन एरियाज के विलेजेस पर जाओगे तो वहां पर आपको प्रॉपर रिसोर्सेज मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस मिल जाएगा, डिस्पेंसरीज वगैरह होंगी। तो देखिए ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, इस डेटा से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ये मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, कितने वल्नरेबल लोग हैं। 83% पॉपुलेशन तो ऐसी है जिनके पास सैनिटेशन की ही फैसिलिटीज नहीं है। सो देखिए इसी की वजह से ही फिर जो 73rd अमेंडमेंट की वजह से PRI आते हैं, इनके लिए उतने सुटेबल नहीं थे। इसीलिए ही पार्लियामेंट पेसा एक्ट लेके आता है। पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आता है, इसमें कुछ चेंजेस करे जाते हैं, मॉडिफिकेशंस करी जाती हैं। ऐसी मॉडिफिकेशंस करी जाती हैं सो दैट जो 5th शेड्यूल एरियाज में ट्राइबल पॉपुलेशंस रह रही है, उनकी ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स को भी रहने दिया जाए, वो कस्टम्स भी सस्टेन करती रहें, एंड जो PRI है वो 5th शेड्यूल एरियाज तक एक्सटेंड भी करे जा सके। हमारी कंट्री में 10 स्टेट्स ऐसी हैं यहाँ पर 5th शेड्यूल एरियाज हैं। इन स्टेट्स को एक बार आपने रीड कर लेना है कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं, लक्ष्मीकांत में दी गई हैं। तो देखिए ये जो पेसा एक्ट आता है ये मेनली आता है 5th शेड्यूल एरियाज के लिए, लेकिन हमारी कंट्री में 6th शेड्यूल भी तो है ना, यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर देखिए ये जो 6th शेड्यूल है ये AMTM के ऊपर अप्लाई होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। बट ये जो पेसा एक्ट आता है ये सिर्फ 5th शेड्यूल एरियाज के लिए ही है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ही एक मैं लाइन पढ़ रही हूँ। मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स under 6th schedule areas where autonomous councils exist are not covered by PESA as these states have their own autonomous councils for governance। So Ministry of Home Affairs की वेबसाइट क्या कहती है कि जो 6th शेड्यूल की स्टेट्स हैं उनको कुछ ज्यादा पावर्स दी गई हैं देन 5th शेड्यूल की स्टेट्स। जो 6th शेड्यूल की ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके पास ज्यादा पावर है कि वो ऑटोनोमस गवर्नेंस चला सकती हैं। स्टेट का रोल इन 6th शेड्यूल एरियाज के लिए बहुत ही ज्यादा कम है, इनफैक्ट सिर्फ एडवाइजरी रोल ही है। यही रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारी 5th शेड्यूल की जो स्टेट्स हैं वो ट्राई करती हैं कि उनको 6th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाए, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश। ऑल्दो ये स्टेट्स 5th शेड्यूल में आती हैं बट ये हमेशा ट्राई करती हैं कि इनको 6th शेड्यूल में रखा जाए, ना कि 5th शेड्यूल में। अब इस एक्ट के हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो कि लक्ष्मीकांत में भी दिए गए हैं, बट जितना भी अब तक मैं फैक्ट्स और डेटा बता चुकी हूँ, प्लीज वो लक्ष्मीकांत में नहीं दिया गया है तो उनको अलग से नोट करके रख लें। सो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का, अब तक समझ ही चुके हैं कि जो पार्ट 9 पंचायत से रिलेटेड है, इस एक्ट में इस पार्ट में जितनी भी प्रोविजंस पंचायत से रिलेटेड है उनको शेड्यूल एरियाज तक भी एक्सटेंड करना है, बट कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, कुछ चेंजेस के साथ, सो दैट इन जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी, उनका जो कल्चर है, उनकी जो ट्रेडिशंस हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहें। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन को सेल्फ रूल का एक प्रोविजन देना। ये भी अब ऑब्वियस सी बात है कि ये एक्ट आता ही इसलिए है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो खुद की सेल्फ गवर्नेंस कर पाए अपने विलेजेस को, अगर वो विलेजेस में रह रहे हैं, अगर वो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, इनफैक्ट अगर वो मेन स्ट्रीम स्टेट्स में भी रह रहे हैं, तो ट्राइबल पॉपुलेशन खुद की सेल्फ गवर्नेंस कर पाए अपनी ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग। थर्ड ऑब्जेक्टिव इसका है कि ऐसी विलेज गवर्नेंस होनी चाहिए कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को ही इंपॉर्टेंस दी जाए। मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में ही बता चुकी हूँ कि जितना भी ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट से चेंजेस करे जाते हैं, जो भी इसमें प्रोविजंस है, उसकी वजह से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो चुकी है। एंड ये जो पेसा एक्ट है इसके अकॉर्डिंग तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है एंड ग्राम सभा को ही एक न्यूक्लियस ऑफ ऑल एक्टिविटीज बनाया जा रहा है। सारी जो पावर्स हैं वो ग्राम सभा के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ट्राइबल पॉपुलेशन के रिगार्डिंग बहुत कम पावर दी गई है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क हो, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग हो। देखिए जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था उसने PRI का 3 टियर स्ट्रक्चर दिया था, तो ऐसे ही भूरिया कमेटी ने क्या कहा था कि पेसा में जो भी एक्ट ये आएगा, भूरिया कमेटी ने क्या कहा था 3 टियर स्ट्रक्चर ही होना चाहिए। तो इस भूरिया कमेटी की वजह से ही ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए 3 लेवल ही दिए जाते हैं। ये लेवल भी आपने याद रखने हैं, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट से ही है। तो फर्स्ट लेवल है पारा, देखिए नाम ऐसे हैं, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट लेवल है माजरा एंड उसके बाद एक लेवल है टोला लेवल। ये तीनों ही लेवल ग्राम सभा के हैं अकॉर्डिंग टू भूरिया कमेटी, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के होंगे स्पेशली फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन। अब ये भी लक्ष्मीकांत में नहीं दिया गया है तो इसको भी लिख के रख लें। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का, ट्राइबल कम्युनिटीज की ट्रेडिशंस, उनकी कस्टम्स को प्रिजर्व करना,
इन तीनों ही लेवल पर पंचायत को एप्रोप्रिएट पावर्स देना सो दैट तीनों ही लेवल पर गवर्नेंस चल सके। एंड जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या कहता है कि जो हायर लेवल की पावर्स होंगी, जो कि इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत होंगी, ये पंचायत जो विलेज लेवल की ट्राइबल पंचायत होगी उसकी पावर को सीज ना कर पाए, उसकी पावर को सीज करके खुद सारी पावर अज्यूम ना कर ले। सो विलेज पंचायत के पास ये भी पावर दी जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस पेसा एक्ट। अब इस एक्ट के डिफरेंट फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट फीचर क्या है, देखिए ये जो एक्ट आया है पेसा एक्ट, इसने ग्राम सभा जो ट्राइबल कम्युनिटीज की होगी उसको पावर्स तो बहुत ज्यादा दी हैं, लेकिन एक एक्ट लेके आना तो स्टेट का ही काम होगा ना, स्टेट लेजिस्लेचर का काम होगा। सो पहला इसका फीचर क्या कहता है एक्ट का कि स्टेट लेजिस्लेचर जो भी लॉ लेके आएगा शेड्यूल्ड एरियाज के लिए, वो लॉ ऐसा होना चाहिए कि ट्राइबल कम्युनिटीज के जितने भी कस्टमरीज लॉ हैं, जो भी उनकी सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो भी उस कम्युनिटी की ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। स्टेट लेजिस्लेचर एक ऐसा ही लॉ लेके आएगी जो कि इन ट्राइबल पॉपुलेशंस के ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग ही हो। इसी एक्ट में ही देखिए विलेज की डेफिनेशन भी दी गई है, एंड ये विलेज की डेफिनेशन जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए ही है, ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए ही है। तो ये एक्ट क्या कहता है कि विलेज में क्या क्या होगा, विलेज में एक हैबिटेशन हो सकती है या फिर ग्रुप ऑफ हैबिटेशंस भी हो सकते हैं, विलेज में हैमलेट भी हो सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ हैमलेट्स को भी क्लब करा जा सकता है। एंड जितने भी ये हैमलेट्स या फिर हैबिटेशंस होंगे ये अपनी ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स के अकॉर्डिंग ही अपनी कम्युनिटी के अफेयर्स को मैनेज करेंगे। अब अगर एक विलेज है तो विलेज के लिए ग्राम सभा भी होगी। ग्राम सभा का मैं लास्ट वीडियो में ही बता चुकी हूँ कि इसमें वो सारे लोग आते हैं जो कि इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड होंगे, जिनके पास वोटिंग राइट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो 18 ईयर के अबव लोग होंगे वो सारे ही ग्राम सभा का पार्ट बनेंगे। इस एक्ट ने कुछ पावर्स ग्राम सभा को दी हैं एंड कुछ पावर्स पंचायत को दी हैं एंड कुछ सेफगार्ड्स या फिर कुछ पावर्स स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी रखे गए हैं। सबसे पहले ग्राम सभा की पावर्स देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 ऑफ लक्ष्मीकांत का क्या कहता है कि ग्राम सभा के पास इतनी पावर्स होनी चाहिए, उसके पास सेफगार्ड्स होने चाहिए सो दैट वो अपनी ट्रेडिशंस, जो लोगों की कस्टम्स हैं उनको प्रिजर्व कर सकें, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को, अपनी ट्रेडिशनल आइडेंटिटी को सेफ रख सकें। ऐसे ही जो भी कम्युनिटी रिसोर्सेज होंगे, एक ट्राइबल पॉपुलेशन के कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, उनका फॉरेस्ट, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा, मिनरल्स होंगे, ये सारे ही रिसोर्सेज कम्युनिटी रिसोर्स का पार्ट बनेंगे। इनको भी सेव करने की पावर ग्राम सभा के पास होगी। इस ग्राम सभा ने ही पंचायत को इलेक्ट करा है, तो जो भी अगर कोई प्लान इंप्लीमेंट करा जाएगा विलेज में या फिर कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करे जाएंगे जो कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होंगे, उन सारे प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए पहले ग्राम सभा की ही अप्रूवल लेनी होगी। ग्राम सभा ही डिसाइड करेगी कि पॉवर्टी अलीविएशन से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स होंगे, जो स्कीम्स इंप्लीमेंट करी गई हैं, उनका बेनिफिट किन लोगों को मिलना चाहिए। मतलब कि लोगों को आइडेंटिफाई करने की जो पावर दी गई है इस एक्ट के थ्रू, वो भी ग्राम सभा को ही दी गई है। नाउ इन प्लान्स, प्रोग्राम्स या फिर प्रोजेक्ट्स को अगर इंप्लीमेंट करना है तो उनके लिए पैसा भी चाहिए होगा, फंड्स चाहिए होंगे। तो पंचायत ये सारे प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करेगी, उसके लिए उसको ग्राम सभा से एक सर्टिफिकेट ऑफ यूटिलाइजेशन लेना होगा जिसमें ये लिखा होगा कि फंड्स जो होंगे वो पंचायत यूज कर सकती है इन प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। ये 5th पॉइंट था लक्ष्मीकांत का, सॉरी ये 6th पॉइंट था लक्ष्मीकांत का। एंड इसके बाद जो 7th एंड 8th पॉइंट है उनको बाद में देखेंगे। पहले डायरेक्टली 9th पॉइंट पर चलते हैं जो कि ग्राम सभा और पंचायत को ही पावर देता है एट एप्रोप्रिएट लेवल, दैट इज विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल। इन तीनों लेवल्स पर जो भी ग्राम सभा या फिर पंचायत होगी उसी को ही कंसल्ट करा जाएगा जब स्टेट गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन करेगी। देखिए जो भी स्कीम्स वगैरह लेके आती है वो तो स्टेट ही लेके आती है ना, या फिर एक सेंटर स्कीम लेके आएगा। अब इन स्कीम को इम्प्लीमेंट करा जाएगा। सपोज किसी हाईवे से रिलेटेड ही कोई प्रोजेक्ट आ चुका है, इसको इम्प्लीमेंट करना होगा तो जगह भी खाली करवाई जाएगी। उस जगह पर जो भी लोग रह रहे होंगे वो भी डिस्प्लेस हो जाएंगे इस प्रोजेक्ट की ही वजह से। सो पहले स्टेट या सेंटर जो भी स्कीम लेके आएंगे ये, उनको ग्राम सभा या फिर पंचायत को ही कंसल्ट करना होगा अगर इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना है। एंड अगर इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए लैंड की एक्विजिशन करनी है, लैंड को अक्वायर करना है, तो उसके लिए ग्राम सभा या फिर पंचायत को ही कंसल्ट करा जाएगा। एंड ये है नंबर 9 ऑफ लक्ष्मीकांत। नंबर 10th बात करता है कि पंचायत के पास ही पावर होगी अगर वाटर बॉडीज होंगी, जो विलेजेस वगैरह में तालाब वगैरह होते हैं, पॉन्ड्स वगैरह होते हैं,
ये सारे माइनर वाटर बॉडीज में ही आ जाएंगे। अगर इनकी मैनेजमेंट करनी है, उनसे रिलेटेड कोई प्लानिंग करनी है, कैसे उन वाटर बॉडीज को यूज करना है, ये सारी पावर्स पंचायत को दी गई हैं। पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है कि अगर शेड्यूल्ड एरियाज में जो भी माइनर मिनरल्स हैं उनका यूज करना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना है। अगर उनके लिए अगर माइनिंग लीज लेनी है, इन माइनर मिनरल्स को माइन करने के लिए अगर लीज लेनी है, इसके लिए ग्राम सभा की मैंडेटरी रिकमेंडेशन लेनी होगी। अब ये माइनर मिनरल्स क्या हैं? तो जो भी मिनरल्स लोकली अवेलेबल होंगे इन शेड्यूल्ड एरियाज में, जिनको लोकल और ट्राइबल पॉपुलेशन भी यूज कर सकती है, जैसे कि सैंड हो गया, मार्बल हो गया, इन सबको माइनर मिनरल्स में रखा जाता है एंड इसके लिए ग्राम सभा की प्रायर रिकमेंडेशन देनी होगी। एंड अगर इन माइनर मिनरल्स को बाय ऑक्शन यूज करना है, पॉइंट 12 क्या कहता है कि अगर माइनर मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन बाय ऑक्शन करना है तो उसके लिए भी ग्राम सभा और पंचायत का प्रायर रिकमेंडेशन लेना होगा। ये पॉइंट नंबर 12 था। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7 एंड 8 पर। पॉइंट नंबर 7 बात करता है रिजर्वेशन की, कि अगर इन शेड्यूल्ड एरियाज में जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको रिजर्वेशन देनी है तो वो उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही होगी। बट जो भी ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इन एरियाज में जो भी ट्राइब्स रह रही हैं, उनका नंबर टोटल सीट्स में हाफ तो कम से कम होना ही चाहिए। सपोज अगर 10 सीट्स हैं तो जो 5 सीट्स होंगी वो सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ही होंगी। अब देखिए, पंचायत जब भी इस्टेब्लिश करी जाती है, हमने पहले ही देखा हुआ है, तो उसके मेंबर्स होते हैं, उसके चेयरपर्सन होते हैं। मेंबर्स का तो ये कॉम्पोजिशन आ गया कि जो 5 होंगे दैट इज जो हाफ होगा वो सिर्फ शेड्यूल्ड एरियाज के लिए होगा। बट अगर चेयरपर्सन की बात करें तो सारे ही लेवल्स पर, विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट, तीनों ही लेवल पर चेयरपर्सन की सारी सीट्स सिर्फ ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए ही होनी चाहिए, दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ही होनी चाहिए। 8th पॉइंट क्या कहता है कि अगर स्टेट को लगता है कि कुछ ऐसी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो कि इन लोकल गवर्नेंस में अनरिप्रेजेंटेड है या फिर अंडर रिप्रेजेंटेड है, तो इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट कुछ नॉमिनेशंस भी कर सकती है। अब देखिए कैसा होता है ना कि अगर आप कास्ट को कंसिडर करें तो एक कास्ट में कुछ सब कास्ट होती हैं, है ना। ऐसा ही इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी है, इसमें कुछ सब ट्राइब्स भी होंगी। अगर स्टेट को लगता है कि वो सब ट्राइब्स जो हैं उनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस लोकल गवर्नेंस में, तो उस केस में ही स्टेट गवर्नमेंट फिर उनको नॉमिनेट करेगी। लेकिन क्राइटेरिया क्या है कि उनका नंबर 1/10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की कि इसके पास क्या पावर है। सो पॉइंट नंबर 13 to 16 ये स्टेट लेजिस्लेचर की पावर्स की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 13 क्या कहता है कि जब भी पंचायत एट अप्रोप्रिएट लेवल, दैट इज विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट, इन तीनों ही लेवल पर जब भी पंचायत को पावर दी जाएगी या फिर ग्राम सभा को पावर दी जाएगी, तो स्टेट लेजिस्लेचर को ये इंश्योर करना होगा कि इनके पास पावर है कि ये प्रोहिबिशंस भी लगा सकती हैं। मतलब अगर कोई लिक्वर है, इंटॉक्सिकेंट की बात करी जा रही है, कुछ ड्रग्स वगैरह हैं, ग्राम सभा और पंचायत के पास पावर होनी चाहिए कि वो इन इंटॉक्सिकेंट्स को प्रोहिबिट कर सकती हैं, इनके सेल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं, इनकी कंजम्पशन के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं। स्टेट लेजिस्लेचर को ही इंश्योर करना होगा कि ग्राम सभा एंड पंचायत के पास ये पावर्स हैं। इसी को ही इंश्योर करना होगा कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड जो भी ऑनरशिप है वो भी ग्राम सभा और पंचायत के पास ही है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अब क्या होता है, जो भी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा जिसमें बैम्बूज, हर्ब्स वगैरह आ जाएंगी, वो सारी नॉन टिम्बर में आती हैं। ये नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ही माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कंसिडर करा जाता है, जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन का ही राइट माना जाता है। सो इसकी ओनरशिप भी ग्राम सभा या फिर पंचायत के पास ही होनी चाहिए। इनके पास पावर होनी चाहिए कि ये लैंड का एलियनेशन प्रिवेंट कर सके, ये लैंड के एलियनेशन के अगेंस्ट कोई एक्शंस ले सके। लैंड का एलियनेशन क्या है कि ओनरशिप चेंज हो जाना। सपोज स्टेट गवर्नमेंट ही आके इन ट्राइबल एरियाज में कोई प्रोजेक्ट चला रही है, लोगों की लैंड को ट्रांसफर कर रही है, उनकी ओनरशिप ट्रांसफर कर रही है, तो ये लैंड का एलियनेशन ही हो जाएगा। इस एलियनेशन को प्रिवेंट करने की पावर भी एक ग्राम सभा के पास होनी चाहिए। विलेज मार्केट्स के ऊपर उनके पास पावर होनी चाहिए। जो मनी लैंडर्स वगैरह होते हैं, जो कि एरियाज के ही लोग होते हैं, लोगों को वो ब्याज पर, इंटरेस्ट पर पैसे देते हैं, जो कि हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उनसे रिलेटेड भी उनको कंट्रोल करना भी, इन मनी लैंडर्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की पावर भी ग्राम सभा के पास होनी चाहिए या फिर पंचायत के पास होनी चाहिए।
इन ट्राइबल एरियाज में जो भी लोकल प्लान्स इंप्लीमेंट करे जाएंगे उनको कंट्रोल करना, रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, ये सारी पावर भी एक ग्राम सभा या फिर पंचायत के पास होनी चाहिए। एंड ये इंश्योर करना कि ग्राम सभा एंड पंचायत के पास ये सारी पावर्स हैं, वो स्टेट लेजिस्लेचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। स्टेट लेजिस्लेचर को ये इंश्योर करना होगा कि जो हायर लेवल की पंचायत है, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत जो है, वो विलेज लेवल की पंचायत की सारी पावर्स को सीज ना कर लें, खुद पावर्स को अज्यूम ना कर लें। ट्राइबल लोग, जो ट्राइबल पॉपुलेशन की पंचायत है, वो अपने कम्युनिटी को गवर्न कर पाए, उनके लिए सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करना भी स्टेट लेजिस्लेचर का ही काम होगा। नेक्स्ट, स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो पंचायत होगी, जो थर्ड हायर लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत के लिए अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट करनी है तो स्टेट लेजिस्लेचर का ही ये एंडेवर होगा। स्टेट लेजिस्लेचर को ट्राई करना होगा कि जो इस सिक्स्थ शेड्यूल में जो भी पैटर्न दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट का, वही सेम पैटर्न इस डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत के लिए भी अप्लाई होना चाहिए। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर यह नहीं बोला गया है कि पेसा एक्ट सिक्स्थ शेड्यूल को अप्लाई हो रहा है। यहां पर यह बोला गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर ट्राई करेगा कि जो सिक्स्थ शेड्यूल में पैटर्न दिया गया है वही सेम पैटर्न डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत के ऊपर भी एप्लीकेबल करा जा सकता है, उसके लिए यूज करा जा सकता है। लास्ट 16th पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई ऑलरेडी लॉ एग्जिस्ट करता था, उसके बाद ही पेसा एक्ट आया है, चेक करा जाएगा कि उस लॉ की प्रोविजंस इस पेसा एक्ट से इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो 1 ईयर के अंदर ही उस लॉ को एक्सपायर कर दिया जाएगा, वो लॉ फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ये तो था पेसा एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। सारा जितना हो सका मैंने वो मैक्सिमम डेटा प्रोवाइड कर दिया है, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। एंड आप भी प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपनी फीडबैक दें, इस चैनल को शेयर भी करें। अब नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की एक रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट ने ही बताया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के रेवेन्यू के सोर्सेज क्या हो सकते हैं, कैसे ये लोग गवर्नेंस चलाने के लिए पैसा कमा सकते हैं, या फिर इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या है, ये भी इस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की ही रिपोर्ट ने बताया था। लोकल गवर्नेंस के ऊपर ये रिपोर्ट आई थी। सो फर्स्ट इसके रिसोर्सेज देखते हैं कि सोर्सेज क्या है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। जो पार्ट 9 आया था उसने पंचायती राज को स्ट्रक्चरल एम्पावरमेंट दी थी। इस पार्ट 9 ने स्ट्रक्चर डिफाइन करी थी कि इसका 3 टियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसके पास ये पावर्स होनी चाहिए। बट अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाना है तो रियल पावर कहां से आती है, पैसे से आती है, मनी से आती है। एंड ये पैसा पंचायती राज के पास कहां से आता है? फर्स्ट, आर्टिकल 280 जो कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की बात करता है। इसको जब हमने बॉडीज को कवर करना है तो तब इन सारे फाइनेंस कमीशन को हम कवर करेंगे। सो आर्टिकल 280 सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की बात करता है। जो भी यूनियन गवर्नमेंट ग्रांट्स देगी इस सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर, वो भी पंचायत के पास जा सकती है। ऐसे ही जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन है, आर्टिकल 243 आई के अकॉर्डिंग, इसकी रिकमेंडेशन पर स्टेट गवर्नमेंट भी पावर्स का डेवोल्यूशन कर सकती है, फाइनेंसेस का डेवोल्यूशन कर सकती है, पैसा दे सकती है। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट कुछ लोन्स एंड ग्रांट्स भी दे सकती है। कुछ पैसा पंचायत के पास आता है थ्रू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस के थ्रू। मैक्सिमम पैसा जो पंचायत के पास आता है वो टैक्सेस या फिर नॉन टैक्सेस के थ्रू नहीं आता है, इन सोर्सेज के थ्रू नहीं आता है। ये पैसा स्कीम स्पेसिफिक ही होता है। जो भी स्कीम सेंटर लेके आया है या फिर स्टेट लेके आई है वो इम्प्लीमेंट करी जाएगी विलेजेस में या फिर ट्राइबल एरियाज में। तो मैक्सिमम पैसा पंचायत के पास इन स्कीम से रिलेटेड ही आता है, जो कि एक मेजर इशू है इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के फेलियर का, क्योंकि उनके पास इंटरनल रिसोर्स जनरेशन के कोई भी सोर्सेज नहीं है। दैट इज जो टैक्सेस वगैरह से कलेक्ट करना है पैसा, अगर नॉन टैक्सेस सोर्सेज से भी पैसा कलेक्ट करना है तो यहां से ही तो इंटरनल पावर आएगी, इंटरनल रिसोर्स जनरेशन होगी पंचायत के लिए। लेकिन ये पावर पंचायत के पास उतनी है नहीं। एंड अगर है भी तो क्योंकि ये जो पंच सरपंच होते हैं, जो भी वार्ड मेंबर्स होते हैं एक पंचायत के, वो सारे एक विलेज में ही रहते हैं, एक कम्युनिटी में रहते हैं, तो वो डरते भी हैं कि अगर हमें एक ही कम्युनिटी में रहना है तो क्या हमें टैक्सेस लेवी करने चाहिए, टैक्सेस को कलेक्ट करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो ये इंटरनल रिसोर्स जनरेशन एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि जो मैक्सिमम पैसा आता है वो स्कीम स्पेसिफिक ही आता है।
सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट और प्रॉब्लम्स क्या है कि जो स्टेट्स हैं उनकी खुद की भी फिस्कल पोजीशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो स्टेट्स गवर्नमेंट जो होती है वो खुद भी रिलक्टेंट होती है कि हमें पंचायत या फिर विलेज लेवल पर इतना ज्यादा पैसा ना देना पड़े, ना ही इंटरमीडिएट लेवल पर देना पड़े और ना ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देना पड़े। लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे कि केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इन्होंने ट्राई करा कि पीआरआई की एम्पावरमेंट के लिए इनको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करें, इनको पैसा प्रोवाइड करा जाए। लेकिन ओवरऑल क्या है, जो भी पंचायत है ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट होती हैं या फिर यूनियन की जो ग्रांट्स होती हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। सो मेन प्रॉब्लम्स क्या है अकॉर्डिंग टू दिस एआरसी की रिपोर्ट। तो पहले तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है कि इनके पास इंटरनल रिसोर्स जनरेशन जो है इसका वो इतना ज्यादा है नहीं। ये जो पावर है इनके पास है नहीं, वीक है इंटरनल रिसोर्स जनरेशन, क्योंकि टैक्सेस इतने ज्यादा लगाए नहीं जाते हैं विलेज कम्युनिटीज में। एंड अगर लगाए भी जाते हैं तो जो भी पंचायत के सरपंच या फिर पंच होते हैं वो उनको कलेक्ट ही नहीं करते हैं। ऐसे ही जो पंचायत होती हैं वो यूनियन और स्टेट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होती हैं, इन गवर्नमेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होती हैं। एंड जो भी ग्रांट्स का मेजर पोर्शन होता है वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्कीम स्पेसिफिक ग्रांट्स होती हैं। वो पंचायत के पास इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो खुद की मर्जी से पैसा कहीं और यूज कर सकें। अब सपोज जैसे कि एमजी नरेगा के लिए कोई पैसा आया है, बट उस विलेज में ऐसे लोग है ही नहीं जो कि एमजी नरेगा के थ्रू काम कर रहे हैं। तो पंचायत क्या कर सकती थी कि उस पैसे को जो कि एमजी नरेगा के लिए आया है वो कहीं और यूज कर सकती थी, विलेज की और डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकती थी। क्योंकि पंचायत के पास अब ऐसी पावर है ही नहीं, उनके पास इतनी डिस्क्रिशन नहीं है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि जो भी स्कीम का पैसा आया है वो कहीं और यूज कर पाए। तो यहाँ पर भी एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का फेलियर ही हो जाता है। ये भी एक इसकी लिमिटेशन ही है, एक प्रॉब्लम है, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। एंड ऐसे ही जो स्टेट्स हैं उनकी अपनी पोजीशन भी वीक है, ये भी ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं। ऐसे ही जो देखिए जो 11th शेड्यूल में 29 आइटम्स दी गई हैं, इनको याद कैसे रखना है ये भी मैंने बताया था। ओके, ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, ठीक है। सो क्या है, जो 11th शेड्यूल में 29 आइटम्स दी गई हैं उनसे रिलेटेड जो मैक्सिमम उसमें मैटर्स हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, वाटर सप्लाई से रिलेटेड, ये ज्यादातर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन आइटम से रिलेटेड वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है। ज्यादातर कंट्रोल स्टेट के पास ही है, स्टेट ही डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इस एजुकेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए। थ्योरेटिकली तो लिख दिया गया है कि ये 29 मैटर्स पंचायत ही देखेगी या फिर ग्राम सभा ही हैंडल करेगी, बट प्रैक्टिकली क्या है कि ये मैटर्स स्टेट गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं। सो एक तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास इतने ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं है, एंड अगर हैं तो वो स्टेट या फिर यूनियन गवर्नमेंट से ही आ रहे हैं। पंचायत इनके ऊपर ही डिपेंडेंट है, अपना इनके पास इंटरनल रिसोर्स जनरेशन जो है वो वीक है इनका। तो अगर इनको मजबूत बनाना है पीआरआई को, तो इसके लोकल टैक्सेशन सिस्टम को भी इंक्रीज करना होगा, इसको भी स्ट्रेंथन करना होगा। क्योंकि अगर ये होगा, इसी की वजह से ही पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होगी, दैट इज लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। क्योंकि देखिए अगर विलेज लेवल से पैसा कलेक्ट करा जा रहा है, उसी विलेज में ही पंच सरपंच भी रहते हैं। अगर इन लोगों का पैसा किसी गलत जगह पर यूज करा जा रहा है या फिर पंच सरपंच खुद ही उस पैसे को यूज कर रहे हैं, तो ये लोग डायरेक्टली उसी टाइम उसके पास जा भी सकते हैं, सरपंच के पास जा सकते हैं। सो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी आती है। सो इस लोकल टैक्सेशन सिस्टम को ही स्ट्रेंथन करना होगा, इसको ही कंसोलिडेट करना होगा। एक और प्रॉब्लम क्या है इसमें कि जो सबसे लोएस्ट लेवल है, जो सबसे पहला लेवल है ग्राम पंचायत का, उसकी पोजीशन तो फिर भी ठीक है, पैसे से रिलेटेड उनकी पोजीशन फिर भी बेटर है। बट जो इंटरमीडिएट एंड जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत है उनकी पोजीशन और भी ज्यादा खराब है इस विलेज पंचायत के कंपैरिजन में, क्योंकि इनके पास तो रिसोर्सेज बहुत ही कम है। ये तो सिर्फ टोल्स एंड नॉन रेवेन्यू रिसोर्सेज के ऊपर ही डिपेंडेंट है, खुद के पैसे के लिए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अब देखिए जो इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत है, ये पैसा कहां से कलेक्ट कर सकती है, तो इनके पास सेकेंडरी एरियाज हैं कुछ, जैसे कि फेरी सर्विसेज हो गई, मार्केट्स से टैक्सेस कलेक्ट करने, वाटर से पैसा कलेक्ट करना। अगर विलेजेस में वाटर की सप्लाई हो रही है तो मंथली या फिर 6 मंथली ये लोग पैसा कलेक्ट करते हैं। ऐसे ही कुछ कंजर्वेंसी लॉ सर्विसेज हो सकती हैं, अगर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी है तो उससे रिलेटेड ये लोग पैसा उससे कलेक्ट कर सकते हैं। एंड लेकिन जो विलेज पंचायत है उनका एरिया काफी बड़ा है, काफी ज्यादा उनके पास फिर भी सोर्सेज हैं जिनसे वो पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्ट्रोई हो गया, हाउस टैक्स हो गया, प्रोफेशन टैक्स हो गया,
लैंड टैक्स हो गया, व्हीकल्स से टैक्स कलेक्ट करना, डिफरेंट टैक्स दिए गए हैं लक्ष्मीकांत से, उनको एक बार रीड कर लीजिएगा, रटने की जरूरत नहीं है उनको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि विलेज पंचायत का जो एम्बिट है टैक्स कलेक्ट करने का वो बड़ा तो है, लेकिन फिर भी वो कलेक्ट करते नहीं है, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो एक ही कम्युनिटी में रह रहे होते हैं। सो अब इनके रीजंस देखते हैं कि जो पीआरआई है उनकी परफॉर्मेंस अगर इतनी ज्यादा इनइफेक्टिव है, अगर उनकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं है तो उसके रीजंस क्या है। सबसे पहला रीजन है 3F का। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो दे दिया है, बट फिर भी इनकी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा बेटर नहीं हो पाई है। 3F एक रीजन है उनमें से, जैसे कि इनके पास फंक्शंस, फंड्स एंड फंक्शनरीज इनकी कमी है, एडिक्वेट डेवोल्यूशन नहीं है इनके पास, दैट इज फंक्शंस नहीं है, उतने ज्यादा इनको काम करने की पावर दी नहीं गई है। फंड्स का ऑलरेडी देख चुके हैं कि इनके पास कैसे फंड्स बहुत कम है। एंड फंक्शनरी, उन फंक्शंस को काम करने के लिए जो भी लोग चाहिए होते हैं, दैट इज जो भी पर्सनल चाहिए होता है, उनके पास वो भी नहीं है पीआरआई के पास। ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज्यादा कंट्रोल है। वैसे ये ना जितने भी रीजंस हैं एक बार आप रीड करोगे तो उससे ही काम चल जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट है नहीं। हमें पता है कि अगर ऑफिसर्स का डिस्ट्रिक्ट लेवल के आईईएस वगैरह या फिर जो ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स होंगे, जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, इनका कंट्रोल पंचायत के ऊपर बहुत ज्यादा रहता है। सरपंच या फिर जो भी वार्ड मेंबर्स होते हैं एक पंचायत के, उनको बार बार एक ब्लॉक ऑफिसर के पास जाना होता है, अप्रूवल लेने के लिए, पैसे के लिए भी जाना पड़ता है। तो ब्यूरोक्रेसी का यहाँ पर एक बहुत रोल आ जाता है कि इनका बहुत एक्सेसिव कंट्रोल रहता है। ऐसे ही टाइड नेचर ऑफ फंड्स, कि जितने भी ये जो फंड्स आते हैं पंचायत के लिए वो ज्यादातर स्कीम स्पेसिफिक ही होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एमजी नरेगा की एग्जांपल दी ही है। बट आइडियली की क्या होना चाहिए कि जितनी भी स्कीम्स आती हैं सेंटर या फिर स्टेट्स की, वो एरिया स्पेसिफिक स्कीम्स होनी चाहिए। ये जस्ट आप एक एनालिसिस समझ ले, इसको आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो कि जितनी भी ये स्कीम्स आती हैं सेंटर या स्टेट्स की, वो लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। कि अगर एक एरिया में एमजी नरेगा स्कीम की जरूरत नहीं है तो उसके लिए जो भी फंड्स आ रहे हैं वो और डेवलपमेंट काम के लिए यूज करे जा सकते हैं। सो ये टाइड नेचर ऑफ फंड्स भी एक प्रॉब्लम है। ऐसे ही जो ओवर डिपेंडेंस है गवर्नमेंट की फंडिंग के ऊपर, कि पंचायत जो भी है वो स्टेट्स या फिर यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, ये ओवर डिपेंडेंस भी एक प्रॉब्लम है। ऐसे ही जो पीआरआई हैं वो खुद भी रिलेक्टेंट है। मैंने आपको बताया कि वो एक ही कम्युनिटी में रहते हैं तो वो टैक्स इतना कलेक्ट करना भी नहीं चाहते हैं लोगों से। सो ये भी एक प्रॉब्लम है कि पीआरआई जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं ये खुद भी रिलेक्टेंट है टैक्सेस को इम्पोज करने में या फिर टैक्सेस को कलेक्ट करने में। नेक्स्ट है ग्राम सभा का स्टेटस। देखिए, ग्राम सभा को एक पावरफुल वेपन तो बना दिया गया है कि ये डेमोक्रेसी का एक टूल है, ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, इससे अकाउंटेबिलिटी आ सकती है। बट जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स एक्ट्स लेके आती हैं उनमें ग्राम सभा की पावर्स को डिफाइन नहीं करा जाता है प्रॉपरली। क्या ग्राम सभा प्रोसीजर्स फॉलो करेंगी, पंचायत के क्या फंक्शंस होंगे, ये सारी चीजें डिफाइन नहीं करी जाती हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। ऐसे ही पैरेलल बॉडीज कुछ क्रिएट कर दी जाती हैं। ये बॉडीज करी जाती हैं कि अगर स्कीम्स की स्पीडी इंप्लीमेंटेशन करनी है, ज्यादा अकाउंटेबिलिटी लेके आनी है, मेन पर्पस इन पैरेलल बॉडीज का यही होता है। बट ये खुद एक पार्टीसन पॉलिटिक्स का शिकार हो जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी का शिकार हो जाती हैं ये पैरेलल बॉडीज, तो इनका भी इतना कुछ फायदा रहता नहीं है। ऐसे ही पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक प्रॉब्लम है, इनकी इनइफेक्टिवनेस का एक रीजन है। लक्ष्मीकांत में दिया गया है कि 25% ग्राम सभा या फिर पंचायत ऐसी हैं जिनके पास ऑफिस बिल्डिंग्स ही नहीं है उनके सेक्रेटरीज वगैरह के लिए। ऐसे ही एक और डेटा दिया गया है कि 20% ग्राम सभा या पंचायत ऐसी हैं जिनके पास कंप्यूटर की फैसिलिटी ही नहीं है। सो ये था पूरे का पूरा चैप्टर, यहाँ पर खत्म होता है। इसके अलावा लास्ट में कुछ कमेटीज दी गई हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन के बाद सेटअप करी गई थी। उनको एक बार उनके नेम रीड कर लीजिएगा, कौन उनके चेयरमैन थे वो रीड कर लीजिएगा। 5 कमेटीज हैं, वो लंबे लंबे नाम है, बस 1-2 बार रीड कर लीजिएगा। अगर कभी आ गई तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।